बैठ जाइए प्लीज। आज का दिन बहुत ही शानदार और बहुत ही खास तौर पर मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मेरे लिए पर्सनली तौर पर जब जब मैं बिहार की धरती पे आता हूं, पिछले 1 साल के अंदर ये मैं तीसरी बार आ गया हूं, अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है और ये सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं एक ही लाइन बोलता हूं कि बिहार में कावा तो बिहार में बहार ही बहार बा। चारों ओर आज बिहार में लगातार डायमंड्स निकल रहे हैं और आज के दिन मैं इस डायमंडशिप का हिस्सा बन पाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज मंच पर आपने एक डायमंड को देखा और उससे पहले आपने दर्जनों डायमंड्स को देखा, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आज जो मंच पर जिसको डायमंडशिप की पिन दी गई, डायमंडशिप का ताज दिया गया, मैं उनको शुभकामनाएं दूं या फिर हॉल में बैठे हुए लगभग 2000 लोगों को शुभकामनाएं दूं, क्योंकि डायमंड आपने एक देखा लेकिन मैंने तो 2001 देखे जो मेरे आंखों के आगे बैठे हुए हैं। मैं इसलिए बोल सकता हूं कि आज आपने जिनको डायमंड बनते हुए देखा तो ये तो एंड रिजल्ट था। जिस दिन के लिए काम किया गया, जिस दिन के लिए शुरुआत की गई, ये एंड रिजल्ट था। फसल काटने वाला दिन था, लेकिन बीजारोपण का दिन तो कोई दूसरा रहा होगा। बीज बोने वाला, बीज रोपने वाला दिन तो कोई दूसरा रहा होगा। तो ये इस दिन के लिए काम करना है, यह तो इन्होंने शुरुआत की आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन इससे पहले इनके जीवन में भी कोई दिन आया होगा जिस दिन बीज रोपा गया होगा डायमंडशिप का। और आज इन्होंने उस दिन को जिसके लिए विजुलाइज किया, जिसके लिए सपना देखा, उसको हासिल किया। लेकिन उसी प्रक्रिया को आज फिर से दोहराया गया और आज 2000 लोगों के मन में डायमंडशिप का बीज आज फिर बोया गया और वह दिन जल्दी ही इन 2000 लोगों के लिए भी आने वाला है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप सभी को कि अगले 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में हद से हद इन सब लोगों के लिए डायमंडशिप का ताज लेकर के हमको सबको फिर से आना पड़ेगा, है ना, आपके शहरों में। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। पता नहीं आपको यकीन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिनको आप ताज पहनते हुए देख रहे हैं इनको भी शायद यकीन नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन प्रक्रिया ऐसी है कि हमारे जब हम शुरुआत कर देते हैं तो वह दिन आ ही जाता है। जब हम शुरुआत करते हैं तो वह दिन आता है। और ये ठीक इस तरह से है कि शुरुआत करने के लिए जिस बिजनेस को आज आपने देखा, जिस चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा हाईवे है जिस हाईवे पर चलने के बाद इन लोगों ने ताजपोशी की गई और उस हाईवे पर आप भी चलना चाहते हैं। रास्ता एक ही है, मंजिल वहां पर है और आप इस पे चलना चाहते हैं। आज विपिन झा जी के छोटे भाई जी ने इस डायमंडशिप को अचीव किया। विपिन झा जी ने पहले डायमंडशिप को अचीव किया, उससे पहले पूरी सीरीज यहां पर बैठी हुई है। इन लोगों ने डायमंड क्लब को क्वालिफाई किया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही काम था, छोटा सा। इस रास्ते पर इन्होंने चलना शुरू किया। इस रास्ते पर माननीय सत्येंद्र प्रसाद जी ने देखा, उन्होंने चलना शुरू किया। राकेश प्रसाद जी ने देखा, उन्होंने चलना शुरू किया। अजय पंडित जी ने देखा, उन्होंने चलना शुरू किया। अविनाश जी ने देखा, उन्होंने चलना शुरू किया। पूरी सीरीज है। और इस रास्ते पर चलते चलते कोई यहां पर आके खड़ा हुआ है, मैं यहां पर आके खड़ा हुआ हूं, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां 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 पर है, यहां पर है, कोई यहां पर है। और आप आज
यहां पर आके खड़े हो गए हैं इस मंजिल को पाने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए। रास्ता एक ही है और बस हमें तो ये देखना है, जब रास्ता एक ही है इस रास्ते पर चल करके वो मंजिल मिलती है। मैं यहां पे आके हाईवे पे खड़ा हो गया, सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप चले कि नहीं चले, सबसे पहले महत्वपूर्ण है वो सही रास्ता तो मिल जाए जिस पर चलने के बाद वो मंजिल आती है। ये रास्ता तो मिल गया, यहां आ खड़े हो गए, लेकिन बड़ी विसंगति है कि सेफ शॉप में आके भी डायमंड न बन पाए। उसका जवाब यही है कि इस हाईवे पर आने के बाद भी आप मंजिल पे ना पहुंचे, इसका मतलब चले ही नहीं। और चलने की कोशिश की तो भटकाने के लिए डाइवर्जन है, और रास्ता लेफ्ट में भी जाएगा, राइट में भी जाएगा, कोई इधर खिसक जाता है, कोई इधर निकल जाता है। अच्छी बात क्या है कि हमको रास्ता दिखाने वाले, बताने वाले मील के पत्थर लगे हुए हैं कि सिल्वर ऐसे बनेंगे, गोल्ड ऐसे बनेंगे, पर्ल ऐसे बनेंगे। ये सब मील के पत्थर हैं। सिल्वर पहला माइलस्टोन आ गया, अरे वाह सही रास्ते पर हूं। गोल्ड अगला आ गया, मैं सही रास्ते पर हूं। और अच्छी बात हमारे अपलाइन भी हैं, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, और डायमंड को आज आपने यहां पे देखा, तो सही रास्ते पर हैं। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं जिस रास्ते पर चल के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, इस इंडस्ट्री का मकाम हासिल कर सकते हैं, उस रास्ते को आज आपने पा लिया है। आपको सबको बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। मैं अपने बारे में शॉर्टकट में बताना चाहता हूं। मेरा नाम माधव सिंह है और मेरी जन्मस्थली आगरा, उत्तर प्रदेश का शहर, लगभग लोग परिचित होंगे। वही मेरी जन्मस्थली बनी और वही मेरी कर्मस्थली बनी। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे और दादाजी भी सरकारी नौकरी किया करते थे, तो परंपरा सरकारी नौकरी की घर में थी। और मैं 4 भाई 1 बहन, हमको भी पढ़ा लिखा के सरकारी नौकरी के माइंड में प्रोग्रामिंग कर दी गई। हम सभी आम परिवारों से बिलोंग करने वाले लोग हैं। सब घरों में यही परंपरा होती है कि नहीं होती है? होती है। तो सभी लोग चाहते पिता सरकारी नौकरी में तो बेटा भी सरकारी नौकरी में होना चाहिए। सरकारी नौकरी का मतलब है कि जीवन सुरक्षित हो जाना, जीवन का बीमा हो जाना और एक तरह से पूरा भविष्य संवर जाना। ये बात सही है कि नहीं है? इसीलिए पूरी दुनिया दीवानी है सरकारी नौकरी के लिए। तो मैं भी दीवाना था सरकारी नौकरी के लिए, और मैं जैसे तैसे पढ़ाई करके मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा। पढ़ाई लिखाई मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। उसी दरमियान में 2003 का दिन था और सरकारी नौकरी के लिए मैं कोशिश कर रहा था। सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही, तो अपने खर्चे निकालने के लिए, कोई स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहा है वो अपने खर्चे चलाने के लिए, खर्चे निकालने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई प्राइवेट काम धंधा करते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? खर्चा चलाने के लिए मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था स्कूल में और कोशिश कर रहा था कुछ भी बन जाए। उसी समय मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था। तो आप सवाल ये कि उस समय पर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो तैयारी किताब इतनी पढ़ डाली, तो जो तैयारी कराते थे उन्होंने बोला कि बीएड का फार्म भी भर दो, तेरा कुछ लग रहा है कहीं हिला हिसाब नहीं लगेगा तो कम से कम मास्टर बन जाएगा, तेरा रोटी पानी का इंतजाम हो जाएगा। तो मैं टीचर बनने का डिप्लोमा ले रहा हूं। मैं होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया, लेकिन असल में होटल में भी जाना नहीं चाहता था और डिप्लोमा होटल का कर रहा हूं। टीचर बनना नहीं चाहता, टीचर का डिप्लोमा कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि जब आदमी का कहीं सफलता नहीं मिलती तो जो भी सामने मिलता है हर आदमी अपनी सलाह देता है ना, और आपके हर फैसले को ऐसे बता दिया था तू तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, चुपचाप जो बताया जा रहा है वो कर। तुमने अपना लगा लिया बहुत दिमाग, और तेरे से जीवन में कुछ ना होने का, चुप, बिल्कुल जो बताया जा रहा है वो कर। होटल मैनेजमेंट कर ले, बीएड कर ले, ये वाली काम कर ले, ट्यूशन पढ़ा ले, चुपचाप मुंह बंद कर। क्योंकि जब आपके पास कोई सफलता नहीं होती तो आप कितने भी गुणी क्यों ना हो, कितने भी विद्वान क्यों ना हो, सारी विद्वानी एक तरफ उठा के रख दी जाती है। तो वही हाल मेरा भी था। तो मैं तो सच में जो विद्वान भी नहीं था, नॉर्मल ले दे के कभी जीवन में कोई फर्स्ट ही नहीं आया। मेरा रिकॉर्ड था कक्षा 1 से लेके जितनी पढ़ाई करी कभी जीवन फर्स्ट नहीं आया। तो बोला यार तेरे तो कुछ होना जाना नहीं, चुपचाप बीएड कर ले। तो बीएड की पढ़ाई कर रहा था
और प्रयास कर रहा था कि जीवन में कुछ प्रयास करके कुछ कर सकूं। उसी समय पर परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है छप्पर होना भी तो चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान दे दो दे दो दे दो, लेकिन देता तो छप्पर फाड़ के है। और हम लोगों ने क्या किया है, लोहा लगा के पूरा लेंटर वाला मजबूत बना रखा है, कैसे फटेगा, फिर मिलता नहीं है। कच्चा होगा तो फटेगा। तो हमारा तो कच्चा ही था। भगवान ने सुनी, ये सेल्स ऑफ बिजनेस का एक दूत मेरे घर पे भेज दिया। ये बिजनेस प्लान को मैंने देखा, मन में गुदगुदी हुई, क्योंकि जीवन में सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, सही बताओ, दिल से बताओ ना। जो कम कमा रहा है वो भी कमाना चाहता है ज्यादा, और जो ज्यादा कमा रहा है वो भी ज्यादा कमाना चाहता है। तो मैं भी कमाना चाहता था, और ये बिजनेस में डर लग रहा था, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जब ये बिजनेस देखा, तभी बीएड करने के बाद लगभग मेरा सरकारी नौकरी की प्रक्रिया मेरी पूरी हो गई थी। तो लगा कि मैंने सबसे पहले इस बिजनेस को देखने के बाद सबसे पहला एक क्वेश्चन दागा। तो पहला क्वेश्चन मैंने दागा कि मैंने बचपन से सपना देखा था सरकारी नौकरी करने का, और सरकारी नौकरी मेरी लगने जा रही है अब, तो मेरे को क्या जरूरत है ये फालतू का बिजनेस करने की, ये वाला बिजनेस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये वाला बिजनेस तो उनके लिए है ना जिन पर कोई काम धंधा नहीं है। तो मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वहाँ से बढ़िया कमा लेता हूँ नौकरी के बराबर, और सरकारी नौकरी लगने जा रही है, तो मेरे को करने की आवश्यकता है। तो पहला तो उन्होंने बताया, मेरे अपलाइन ने बताया कि माधव जी, सबसे पहली बात, आप अपने आप को खुशकिस्मत मानते हो कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई। इस देश में करोड़ों की पॉपुलेशन है, और इस करोड़ों की पॉपुलेशन में से सबके भाग्य में नहीं है, सबको मौका नहीं है। एक छोटी सी नौकरी के लिए भी हजारों लोग एप्लीकेशन भरते हैं, एक सिपाही की नौकरी के लिए हजारों लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, और एक टीचर के लिए भी लाखों लोग आवेदन करते हैं। पहले तो उसमें सिलेक्शन ही बहुत कम, रेशियो बहुत कम है, बहुत परसेंटेज कम है। तो आपके पास एक मौका है, आपकी सरकारी नौकरी तो लग गई, लेकिन आपके पास मौका है। अगर 1000 टीचर की भर्ती निकली, 1000 आर्मी में जवान की भर्ती निकली, और 1000 सिपाही की भर्ती निकली, तो उसके आवेदन के लिए कितने लोग फॉर्म भरते हैं? लाखों लोग। अगर 1 लाख ने भी अप्लाई किया और 1000 लोग सेलेक्ट हुए, तो भी तो 99,000 बाकी रह गए। लेकिन जो बाकी रह जाते हैं, क्या वो कम काबिल हैं? नहीं। क्या वो कम पढ़े लिखे हैं? नहीं। काबिलियत क्या उनके अंदर नहीं है? मेहनती क्या कम है वो? नहीं, वो भी हैं, सब कुछ है। लेकिन मौका ही 3 को है, मौका ही सिलेक्शन जो है मौका ही कम लोगों को है। पूरा जीवन भर लोग तैयारी करते हैं मेडल पाने के लिए, लेकिन 3 को मिलता है मात्र। तो क्या बाकी लोग डिजर्व नहीं करते? क्या बाकी के पास मेहनत नहीं की, उन्होंने तैयारी नहीं की? बहुत माइनर डिफरेंस रहता है। मेरे को समझाया कि माधव जी, सबसे पहली बात, आपको हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की आवश्यकता है कि नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक ऐसा मौका है कि आप अपने जैसे हजारों और लाखों युवाओं को और भाइयों को ये मौका दे सकते हो कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और अपने जीवन को संवार सकें। सबसे पहली बात, जो कि कहीं से भी नहीं है। मैं सरकारी नौकरी में अगर आ गया तो नौकरी मैं सिर्फ जीवन भर में अपने लिए करूंगा। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मेरे घर में अच्छा भोजन पकेगा, लेकिन मैं किसी और को मौका नहीं दे सकता, इवन अपने भाई को भी मौका नहीं दे सकता। लेकिन एक बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको एक ऐसा मौका मिलता है कि आप किसी के भी जीवन में एक अवसर दे सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। मेरे को ये बात बहुत ही लॉजिकल लगी, तथ्यात्मक लगी, मेरे को समझ में आई। दूसरी बात, मेरे को बोला, तो हम लोग क्या है, थोड़ा सा हमारे पिताजी, हमारे घर में माहौल बड़ा धार्मिक वाला था, और शुरू से संस्कार ऐसे थे कि कम खा लो, कम में जिंदगी जी लो, लेकिन कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना है, ऐसा कुछ चलता रहता था। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा है, बिजनेस को मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में मेरे को चेक नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन मैंने जिन लोगों को बिजनेस में लेकर के आया और उनके साथ भी अगर उनको चेक नहीं आए, वो सफल नहीं हुए,
तो क्या होगा, ऐसा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। तो उन्होंने झट से इसका रिप्लाई दिया कि माधव जी, आपका क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। पहली बात कि आपने किसी दुकानदार के पास गए और 20 रुपए आपने जमा किए, बदले में ये पेन मिला। तो जो पेन मिला तो उन्होंने बोला तो 20 रुपए हमने दिए और पेन हमको मिल गया, तो जो पैसे हमने पे किए उसकी वैल्यू पूरी मिल गई कि नहीं मिल गई? हेलो, थोड़ा बताओ ना। दूसरी बात, जो व्यक्ति 20 रुपए लेके दुकान पे गया तो उसको पेन की आवश्यकता थी कि नहीं थी? थी। तो उसकी आवश्यकता पूरी हो गई, दुकानदार का काम पूरा हो गया, सेल हो गई, इसको इसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, और इसने जो पैसा पे किया उसके बदले में उसको पूरी वर्थ मिल गई। ऐसे ही बिजनेस में भी आपको जो भी आवश्यकता है, आपको टूथपेस्ट चाहिए, आपको घर की जरूरत का सामान चाहिए, आपको कोई और सामान चाहिए, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अभी तो बहुत बड़ी सीरीज है, जब मैंने शुरू किया तो इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे। अभी तो बहुत बड़े ऑप्शंस आ चुके हैं। लेकिन मेरे को लगा कि उन्होंने समय पर कंप्यूटर एजुकेशन का पैकेज था, जब मैंने बिजनेस को देखा तो उन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन पैकेज के बारे में बताया कि आपने जो पैसा पे किया उसके बदले आपको वैल्यू मिल गई, और यही आप अपने रिलेटिव्स को, मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताओगे तो उन्होंने जो पैसा पे किया उसके बदले उनको वैल्यू का प्रोडक्ट मिल गया। तो जब उसका कुछ गया ही नहीं तो रिस्क कहां पर है? ये दूसरी बात मेरे को समझ में आई। और तीसरी बात मेरे को ये समझ में आई, चलो आप इस बिजनेस को करने से इंकार कर दो, कोई बात नहीं, तो इंकार कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बिजनेस को करने का कोई ठोस रीजन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आज जीवन स्तर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आदमी को जो पैसे चाहिए, जो पैसा कमा रहा है, सरकारी नौकरी में सैलरी पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। पहले 8,000 कमाते थे, वही 80,000 कमा रहा व्यक्ति, उसके बावजूद भी तंगी में रह रहा है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपके पास एक ऐसा मौका है, ऐसा कौन सा मौका है कि आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, क्योंकि आपके पिताजी भी चाहते होंगे आपको महंगे स्कूल में पढ़ाना, लेकिन वो पॉसिबल हो पाया कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को इस महंगे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, आप भी चाहते हो आपके घर का स्तर बहुत अच्छा हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, परमात्मा ने सुंदर दुनिया बनाई है, उस दुनिया को देखने का मौका मिले, बहुत सारे कारण बताए। तो क्या जो हम काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए क्या इस जीवन में संभव है? संभव नहीं है। इसीलिए हमें उस काम को करते हुए कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा आमदनी, एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता है, जिस आमदनी को करने से इस दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी चूक नहीं रहे। कोई भी क्रिकेटर अपने क्रिकेट पे ध्यान देता है, सफल बनता है, उसके बाद क्रिकेट से उसे लाखों करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी वह एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई ना कोई विज्ञापन देता है, किसी प्रोडक्ट को प्रमोशन करता है, कोई ना कोई काम जरूर करता है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा इनकम का हकदार बनता है। चाहे दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी की बात करोगे आप, वह भी किसी न किसी विज्ञापन को, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और वहां से सर्विसेज के बदले, प्रमोशन के बदले पैसा कमाते हैं। हम तो उतने बड़े भी नहीं हैं, बहुत नॉर्मल लोग हैं, और नॉर्मल लोग हैं तो नॉर्मल लोगों को मौका ही नहीं मिलता। साधारण लोगों के पास कोई नहीं आएगा, कोई कंपनी नहीं आएगी, कोई प्रोडक्ट वाला नहीं आएगा कि चलो हमारे प्रोडक्ट का विज्ञापन कर दो और आप बदले में आपको कुछ हजार रुपए मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, मौका ही नहीं है। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि नॉर्मल और साधारण व्यक्ति के पास भी कोई ऐसी कंपनी है इस भारत में जो आप और हमारे दरवाजे पर आती है और बोलती है कि चलो आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताओ, प्रमोशन करो, और आपको भी जीवन में तरक्की करने का, आगे बढ़ने का चांस है, अवसर है, मौका है। क्या? चलो, थैंक यू। तो कई सारे कारण थे, जाने के लिए कुछ भी नहीं, जीवन में तरक्की करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अब मेरे पास जो समय है, चौथा कारण, मैं टीचर बन गया, टीचर बनने के बावजूद भी 8 घंटे नौकरी करूंगा, 8 घंटे नौकरी करने के बाद 8 घंटे मेरे उठने के, तैयार होने के, खाने पीने के, फ्रेशन अप होने के, सारे 8 घंटे वो हो गए, 8 घंटे नौकरी के हो गए, तो 8 और 8 16 ही तो हुए। बोलो, मेरे 8 घंटे आदमी जीवन में उसको कुछ रेस्ट करने के लिए भी चाहिए,
तो रेस्ट करने का टाइम निकालने के बाद कोई भी आदमी है जो कहाँ कोई भी काम धंधा करता है, उसके पास, सबके पास 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे का टाइम सबके पास रहता है। 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटे काम सब पे रहता है। और उसमें आदमी क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ उठेगा बैठेगा, टीवी देखेगा, सोशल मीडिया पे टाइम बिताएगा, कहीं ना कहीं बिताएगा। मेरे टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं, तो मेरे टाइम पे तो हम लोग सभी टीवी खोल के बैठ जाया करते थे। उन्होंने बोला कि इसे इस्तेमाल कर लिया माधव जी, ये टीवी देखने वाला समय, अखबार पढ़ने वाला समय अगर आपने अपने जीवन में अगले 10 साल इस्तेमाल कर लिया, तो आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा कि आप टीवी पे आ जाओगे, आप अखबार में आ जाओगे, ऐसे बोला। तो इन बातों पे थोड़ा भरोसा कम ही होता है नॉर्मल लोगों को। तो मैं तो नॉर्मल ही था, तो मेरे को भरोसा तो हुआ नहीं। मैं बोला सर मैं टीवी पे ना आऊं कभी भी, बस पैसा आ जाए बस। बोला ठीक है। और इस बिजनेस को थोड़े पिचके हुए दिल से, थोड़ा पिचका सा दिल पिचका हुआ था, डरने के लिए कुछ है नहीं, जो दिया ले लिया। फिर भी मैंने इसको करने के लिए हिम्मत की। करना कुछ आता नहीं था, जानता मैं कुछ था नहीं, पूरे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं, बोलना आता नहीं। और हम चल निकले जंग फतेह करने के लिए, इसमें टीम बनाने के लिए। और टीम कितनी, डायमंड बनना है, 10,000 लोगों का कारोबार बनाना है। इस बिजनेस को मैंने शुरुआत में कुछ लोगों से बातचीत की, अपने मिलने वालों से, दोस्तों से, जो ट्यूशन पढ़ाया करते थे उनसे बात की। कोई हाथ ही नहीं रखने दे रहा है। और मैं सोचा कि सबसे पहले आगरा में फर्स्ट आदमी मैं हूं जिसको ये बिजनेस पता चला है। मेरे को पता चला, मेरे मिलने वालों में फर्स्ट मैं हूं। मैं बड़ा चौड़ा हो रख के रखा था, वो फर्स्ट आदमी मैं हूं जिसको पता चला है। जिसके पास गया, जिसको बताया, बाद में पता चला सबको पता है इसके बारे में, कोई हाथ नहीं रखने दे रहा। मैं बोला चल तेरे को पता भी है ना, बकवास कर रहा है। मैं अपने टीचर को बोला, उसको ट्यूशन पढ़ाता था, मैं तेरे को पता भी है ना इसके बारे में, फिर किया क्यों नहीं तूने पहले? बोला नो मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं बोला 150 रुपए के लिए हाथ जोड़ता रहता है। ट्यूशन के 150 रुपये मिलते थे उस समय पर। कितने पैसे कमाएंगे? बोला मुश्किल से 6,000 7,000 रुपए। कैसे आगे बढ़ेगा? उस टाइम की बात कर रहा हूं, 2003 की, 2004 2003 2004। और कोई हाथ नहीं रखने दे रहा। मैंने 35 लोगों को प्लान दिखाया। 35 में से प्लान दिखाने के बाद, हो सकता है मेरे को प्लान दिखाना आता ही ना हो, बिजनेस के बारे में बताना ही ना आता हो, क्योंकि जब मुझे ही भरोसा नहीं है बिजनेस के बारे में कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। 35 में से किसी ने भी मेरे को रिप्लाई हाँ में नहीं दिया। और 10 से 15 लोगों से मैं मिला, बाकी लोगों से मिलने के लिए ही नहीं गया फॉलोअप पे। मेरी हिम्मत ही जवाब देगी। मैं बोला 15 ने मना कर दिया तो बाकी भी मना ही कर देंगे। और मेरे साथ जो 20 लोगों से मिलने के लिए नहीं गया, जिनसे मिलने नहीं गया फॉलोअप के लिए, उसी में से एक टीचर ने आकर के घर पे आकर के मेरे को उल्टा आके बोला मेरे को ज्वाइन कराने आप आए ही नहीं। जिन लोगों से 20 से मैं मिलने नहीं गया, उसमें से एक बंदा मेरे पास आया, आपने मेरे को ज्वाइन ही नहीं कराया। तो मैं उसको बोला कि तू क्या करेगा ज्वाइन करके? 35 में सारे ने तो मना करके रखा है, और तुम कौन सा कर पाओगे? तुमको कुछ पता कुछ है नहीं। मैं उल्टा उसको नेगेटिव कर रहा हूं। मैं तुम्हारे बस की बात ना, तुम ना कर पाओगे। बोला माधव जी भूलो मत, मैं तुमसे सीनियर हूं। मैं जिनके स्कूल में पढ़ाता था उसी स्कूल में प्रिंसिपल थे। बोला भूलो मत, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। मैं कहा सीनियर हो तभी तो बता रहा हूं सर, रहने दो। प्लान मैंने दिखाया है, वो बेचारा ज्वाइन होना चाह रहा है, मैं उसी को मना कर रहा था। बोला नहीं माधव जी, आप डायमंड बन जाओगे, मैं रह जाऊंगा। डायमंड तो मैं पक्का बनूंगा। मैं बोला ज्वाइन कर लो। तो मैं सोचा ये पागल आदमी, इसको समझ में कुछ आ नहीं रहा। अपलाइन को बोला सर या तो इसको ढंग से समझा दो या मना कर दो, मुझे पक्का गारंटी है ये कुछ ना कर पाएंगे। लेकिन वो माना नहीं। उन्होंने ऐसे तैसे करके मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई। और इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे या जीवन में परिवर्तन होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं ट्रेनिंग में गया, और ट्रेनिंग में जाकर के एक बात मेरे को पता चली कि इस बिजनेस में आपको 10,000 लोगों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हजारों लोगों की टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए जो हजारों में एक है उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। उसी दिन आप कामयाब हो जाओगे। और उससे पहले आपको हजारों में खुद बनना है, यह भी बताया। पहली बात मैंने ट्रेनिंग में सीखी। दूसरी बात सीखी कि आपको इस बिजनेस में
दूसरों को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरों के पास आप जाओगे। तो ये बिजनेस सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले दूसरों को भरोसा दिलाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को भरोसा करना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इस बिजनेस को आपको भरोसा करना है। भरोसा करने के लिए आपको जिन चीजों की आवश्यकता है उनको आप समझो, बूझो, जानो, क्वेश्चन करो, समझो, सारी चीजों को देखो, समझो। तो उन्होंने एक ही बात बताई कि माधव जी, उन्होंने बोला कि माधव जी, जब तक खुद को भरोसा ना हो किसी को फंसाना मत, और जिस दिन यहां से भरोसा हो जाए किसी को छोड़ना मत। ऐसे करके उन्होंने समझाया। तो ऐसे समझाया, खुद को समझा, बताया, तो मेरे को बात समझ में आ गई। अब मैं बोला ठीक है सर, अभी खुद को सही तैयार करते हैं। और इस बिजनेस को मैंने सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, और इस बिजनेस की गहराई को समझना शुरू किया, और मैंने काम करना शुरू किया। मुझे 2003 में मेरे को ये बिजनेस मिला था, और 6 साल मुझे लगे। मैंने बहुत रिकॉर्ड स्पीड में डायमंड नहीं बना, मुझे 6 साल का वक्त लगा। 2009 में दिसंबर के महीने में मेरी डायमंडशिप कंप्लीट हुई। तो 6 साल में मैं डायमंड बना इस बिजनेस में। कितने साल में? 6 साल में। 6 साल में मैं डायमंड बना। इस डायमंड बनने की प्रक्रिया के दरमियान में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। सबसे पहली बात ये जाना कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, और नौकरी करते हुए ही इस बिजनेस में डायमंड बनना, सबसे पहला सबक तो यही होता है। कैसे समझो? पहला, सबसे ज्यादा आदमी के पास चांस होते हैं अगर वो सरकारी नौकरी में है, सिक्योर जॉब में है, समय पे पैसा आता है, उस व्यक्ति के भटकने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्विट करने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। कैसे? इस बिजनेस में मैं था तो मेरे को किसी से मिलने के लिए घर पे जाऊंगा तो वहां से हाँ मिलेगी कि ना मिलेगी कोई मालूम नहीं है। हाँ कि ना? बताओ आप लोग। वहां से मेरा चेक आएगा या नहीं आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बात सही है कि नहीं है? लेकिन मैं नौकरी पे जाऊंगा तो मेरे को सैलरी टाइम पे मिलेगी, इस बात की गारंटी है कि नहीं है? उसके बावजूद भी अगर किसी ने बाय डिफॉल्ट हाँ बोल दिया, क्या बोल दिया? हाँ बोल भी दिया, तो मिलेंगे कितने? 500 को चेक आएगा, और 500 जब आएंगे उससे पहले 1000 रुपए खर्च करा चुका होगा वो हमारे। 500 ही आएंगे, फायदा क्या है इससे? लेकिन सेव शॉप करने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि हर हां के पीछे वो एक हां, सिर्फ एक हां नहीं होती, वो $1 मिलियन हां होती है। और जो मिलने वाला 500 रुपए है, उस 500 रुपए के चेक के लिए हम नहीं जाते, उस व्यक्ति के माध्यम से। क्योंकि कभी भी इस बिजनेस में कोई चाह के भी स्वार्थी हो ही नहीं सकता। आप कितना भी लाख चाहो, आप स्वार्थी नहीं बन सकते। कितना भी लाख चाहो, आप स्वार्थी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति की हां मिलती है, एक सेल आपके पास आती है, उस सेल को लाने के लिए उससे 2 गुना 3 गुना खर्चा हो चुका होता है आपका। फाइनेंशियली कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो आप माइनस में थे। 1000 रुपए खर्चा किया, 500 को चेक आया, -500। उसके बावजूद भी आप सुपर एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि उस व्यक्ति से जो 500 रुपए आपको मिले, वो सिर्फ 500 को नहीं देखते, उस व्यक्ति के अंदर आप डायमंडशिप को देखते हैं। इस व्यक्ति को मैं जिस दिन डायमंड बना दूंगा, उस दिन ये कमाएगा 50 लाख और मैं कमाऊंगा 1 करोड़। ये देखते हो आप, चाह के भी आप स्वार्थी हो ही नहीं सकते। तो आप अनजाने में भी उस व्यक्ति के अंदर डायमंड को ढूंढते हैं, डायमंडशिप को ढूंढते हैं। आप संभावनाएं तलाश करते हैं। ये बिजनेस पूरा का पूरा संभावनाओं पर आधारित है। मैंने 6 साल में मैं डायमंड बना। पूरा क्रेडिट मेरी टीम को और इस सिस्टम को, जिन्होंने ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को इस बिजनेस में डायमंड बनाया। मैं बात कर रहा था कि जब आप सरकारी नौकरी में हो तब आपके भटकने के चांस ज्यादा हैं। क्यों? आप हमेशा सिक्योरिटी को चुनते हो, आप हमेशा कंफर्ट को चुनते हो, आप हमेशा
हर उस चीज को चुनते हो जहां पर आपको कम परेशानी हो। तो मुझे नौकरी बहुत आराम से हो रही थी, सैलरी टाइम से आ रही है, तो मैं क्यों पंगा लूं घर घर जाने का, क्यों पंगा लूं स्ट्रगल करने का, क्यों पंगा लूं? नौकरी में थका हुआ हूं, सुबह जाता था शाम को आता था, थक गया हूं। अब बाइक उठा करके घर घर जाना है, प्लान दिखाना है, सर 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 क्यों करूं सर? तो मैं हूं उल्टा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जाता था। इसके पीछे कारण यह था कि मेरे दादाजी ने सरकारी नौकरी कर ली, पिताजी ने सरकारी नौकरी कर ली, और उनकी आंखों में कुछ है, वो चाहते हैं इस खानदान की तस्वीर बदले। लेकिन वो मालूम कुछ नहीं कैसे बदलेगी। उनको जो मालूम था, एक ही रास्ता मालूम था कि तस्वीर तो सरकारी नौकरी से ही बदल सकती है। इसलिए उन्होंने भगवान से सबसे बड़ा वरदान मांगा। सबसे बड़ा वरदान कौन सा? कि हमारे बेटे की भी सरकारी नौकरी लग जाए। यही तो है जो मालूम होता है सबसे बड़ा, हम वही मांगते हैं। तो हमारे घर वालों ने वही मांगा और वो मिल गया, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन अब मैं भी वही वरदान मांगूंगा जो पहले से पता था। लेकिन अब मेरे को पता चल गया कि सेब सोप में डायमंड बन के जीवन बदल सकता है। तो अब मैं बेटे के लिए क्यों मांगू वही वरदान? क्यों ना मैं ही बन जाऊं अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए। किसी को तो इस बैरियर को तोड़ना ही पड़ेगा। ये बैरियर लगा हुआ है जो कई पीढ़ियों से आ रहा है। किसानी करते हुए, मजदूरी करते हुए, नौकरी करते हुए, दिल्ली जाकर के, मुंबई जाके, महाराष्ट्र जाके, गुजरात जाके, दुबई जाके, जाने कहां कहां जाकर के अपने परिवार का खर्चा चलाने का। बाबा गए, पिताजी गए, फिर खुद भी गए। कोई तो होगा जो इस बैरियर को तोड़ेगा कि हम तो गए, कोई बात नहीं, 3 पीढ़ियां गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब अगली पीढ़ी को जाने नहीं देंगे। कोई तो वो होगा, कोई तो वो रास्ता होगा, कोई तो वो मौका होगा। किसी को तो बनना पड़ेगा, किसी को तो बनने की आवश्यकता है, और वो काम किसी एक को करना पड़ेगा। हम हमेशा संभावनाएं देखते हैं। एक आदमी अपने जीवन में 3rd डिवीजन आया, कक्षा 10 में 10 बार फेल हुआ, और वो चाहता है मेरा बेटा टॉप करे यूनिवर्सिटी, मेरा बेटा कॉलेज टॉप करे, यूनिवर्सिटी टॉप करे, नाम रोशन करे, बीटेक करे, एमटेक करे, सिविल सर्विस क्वालिफाई करे, आईएएस बने। वो चाहता तो है, लेकिन सभी अपने बच्चों से उम्मीद करते, बेटी डॉक्टर बन के नाम रोशन कर दे। अरे हम बच्चों से उम्मीद करते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए क्यों ना अपने आप से भी थोड़ी उम्मीद कर लें। थोड़ी उम्मीद अपने आप से भी कर लें कि चल अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं ही शुरुआत करता हूं। और मैंने इस बिजनेस को नौकरी होने के बावजूद भी, सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, इस बिजनेस को मैंने करना जारी रखा, बरकरार रखा। लेकिन जब बिजनेस में आ गया तो पता चला बिजनेस तो समुंदर है, समुंदर है, समुंदर। और बार बार ये बात पढ़ने के लिए मिल रही थी, क्योंकि टीचर थे तो 2-4 बात पढ़ते थे कि अगर जो आदमी दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकता है, वो आदमी अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। जीवन में सार्थकता का अर्थ ये नहीं है कि आपने अपना पेट भर लिया, अपने बदन पे कपड़ा ढक लिया, अपने काम पूरे कर लिए। सार्थकता का अर्थ यह है कि अगर दूसरों के जीवन में आप कोई कंट्रीब्यूशन दे पाए तो हमारा जीवन सार्थक कहलाता है। और मेरे को नौकरी करते हुए मेरी मजबूरी थी कि मैं फीस केवल अपने बच्चों की भरूं। मेरे को मजबूरी थी कि मैं अपने लिए ही कोट सिलवाऊं। मेरी मजबूरी थी कि मेरे घर पे ही मेरा घर पक्का बनना चाहिए। लेकिन परमात्मा ने ऐसा मौका दे दिया कि जिस बिजनेस में डायमंड बन के आगे बढ़ के अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपकी टीम में भी ढेर सारे डायमंड बन सकते हैं। आपकी टीम में भी ढेर सारे लोगों का कार का सपना पूरा हो सकता है। ढेर सारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं। अगर उनको मौका मिलता है तो उनके जीवन में खुशियों के दीप जलेंगे। इससे बड़ा जीवन क्या सार्थक क्या हो सकता है। और बिजनेस में इसी 6 साल के दरमियान में 2009 में हमारे को एक बहुत ही ऑनर, जो लाखों में एक होते हैं, श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद जी से हमारी मुलाकात हो गई। हमारे बिजनेस में आ गए। हमको विजयपाल जी मिल गए, हमको जसवीर जी मिल गए, सत्येंद्र प्रसाद जी मिल गए। और लेकिन शुरू में सब ऐसे ही होते हैं, शुरू में चमकते नहीं हैं। शुरू में कोयले के साथ हीरा पाया जाता है, जैसा कोयला और वैसा हीरा, दिखने में एक जैसा होता है। लेकिन पहचान कब होती है? जब दोनों को उठा के क्रशर में डाल दिया जाता है, कोयला बिखर जाता है, हीरा निखर जाता है ना, तब पता चल जाता है ना, तभी तो पता चलता है। तो डटा रहता है दमदारी के साथ।
तो जैसे जैसे हमने डायमंड बने तो सफलता पाने की भूख और बढ़ गई। और पहले ताकत, जितनी ताकत लगाई पहले 6 साल में, भरोसा हो गया, भरोसा इस बात का हो गया कि 6 साल में मैं डायमंड बन सकता हूं, तो अब कुछ और बड़ा हो सकता है। तो अगले 6 साल में इस बिजनेस में हमने काम करना शुरू किया। तो अगले 6 साल में इस बिजनेस में हमारी टीम में 100 डायमंड बने। कितने? 100 डायमंड क्वालिफाई हो गए। तो 6 साल में, 12 साल के बाद अगले 6 साल में हमारी टीम में 500 डायमंड्स कंप्लीट हुए, 500 डायमंड्स कंप्लीट हुए। मैं भाग्यशाली हूं और प्राउड फील करता हूं इस बिजनेस में काम करते हुए। मुझे 20 साल होने जा रहे हैं, 20 साल इस बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्लेटफॉर्म पर, एक कंपनी के साथ आप 2 दशक देते हो तो जीवन में, प्लीज बैठ जाइए, किसी भी आदमी के, खासतौर पर युवा जो आदमी है, युवा के जीवन में 2 दशक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पैसा वो कहीं से कमा सकता है, कम या ज्यादा, लेकिन ये 2 दशकों को कभी जीवन में वापस नहीं ला सकता। सबसे प्राइम किसी के जीवन में कोई होता है, ये 2 दशक का समय होता है। आप 20 साल की उम्र में हैं और अगले 20 साल आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हैं, अनमोल हैं। वो आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आप जीवन में अगले पायदान में कहां पहुंचेंगे। और मैं जानता कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल प्रोफाइल से निकला हुआ बंदा। मैं प्राउड फील करता हूं कि मुझे परमात्मा ऐसा कोई मौका देता कि माधव जी आप वरदान मांग लो, जो मांगोगे पूरा होगा। शायद मैं नहीं मांग पाता, लेकिन परमात्मा ने बगैर मांगे इतना दे दिया कि आज गर्व फील होता है। मेरे जीवन के 2 दशक सर्वोत्तम गुजरे, सबसे बेस्ट गुजरे, मेरा जीवन सफल हो गया, बहुत शानदार। इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का लेवल अभी तक कंपनी ने बनाया है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अभी तक सबसे ऊंचा मकाम अभी तक यही है। और परमात्मा की कृपा से, आप जैसी दमदार टीम की वजह से अभी उसी पोस्ट पर है, उसी लेवल पर है, इससे ऊपर। लेकिन ये सबसे ऊंचा मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो अब यही है कि जहां पे जाएं, जिनके बीच में जाएं, कम से कम उस व्यक्ति को डायमंड तो होना चाहिए, इसका स्वाद तो चखना चाहिए। और ऐसी दमदार टीम को मैं सैल्यूट करता हूं। और जब भी मैं बिहार में आता हूं तो बहुत प्राउड फील करता हूं। रॉयल ड्रीमर्स टीम में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इतिहास बनाने वाली कोई टीम है, बिहार की टीम है, जिन्होंने शुरुआत से सदैव बहुत दमदार काम किया है। बहुत ग्रेट। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूं, आपने रिजल्ट्स कम ज्यादा होते रहते हैं, कभी कभी तो अर्जुन का भी तीर चूक जाता था, तो उससे ज्यादा बड़ा धनुधर कौन हो सकता है। रिजल्ट्स अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन यहां की जो टीम लीडरशिप है वो लाखों में एक है, अंगद की तरह है, दमदार लीडर की तरह है। और ऐसी लीडरशिप बहुत मुश्किल से देखने के लिए मिलती है। एक सिंगल माइंड अप्रोच में काम करने वाले, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले लीडर्स आपके हैं। मैं प्राउड फील करता हूं ऐसी टीम के ऊपर। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर के किसी ने पूछा, एक नेटवर्कर से पूछा किसी ने कि भाई क्या काम करते हो, तो हमारे जो भाई लोग हैं वो सिटपिटा जाते हैं, क्या बताऊं, मैं ये करता हूं, मैं ऑनलाइन वाला करता हूं, मैं ये वाला करता हूं, मैं वो वाला करता हूं। तो किसी ने किसी से पूछा तो उसने जवाब दिया कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौ सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। क्योंकि आईआईटीएंस को तो कोई भी उड़ा के ले जाएगा, एमबीए टॉप गोल्ड मेडलिस्ट को तो कोई भी कंपनी ले जाएगी, गूगल ले जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट ले जाएगी, एप्पल ले जाएगी। आपने आईआईटी की, आप टॉप लेवल पर हैं, कोई भी कंपनी भर्ती कर लेगी, कोई भी कर लेगा। लेकिन नौ सिखिए परिंदों को, जो अनाड़ी हैं, जिनको कुछ और नहीं आता, उनको भर्ती करने वाली तो सेफ सॉफ भी है कि नहीं? चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया को बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। बिजनेस, हमारे बिजनेस में आप देखोगे 500 डायमंड्स का रिकॉर्ड उठा के देखना, कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, कोई लंदन से पढ़ के नहीं आया, सब देसी हैं।
कुछ तो ऐसी डिग्री है जो ऐसे लगाना पड़ता है, कईयों को तो नाम लिखना नहीं आता। और ऐसे बंदों को अगर आप उठा के लाते हो, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? आप बताइए। अरे पैसे किसी ने कम कमाए ज्यादा कमाए क्या फर्क पड़ता है? आपने जीवन में 100 करोड़ कमाए कि 500 करोड़ कमाए कि 1 करोड़ कमाया, क्या फर्क पड़ता है? छोड़ के तो बच्चों के लिए जाओगे। अगर 1 करोड़ कमाया तो भी छोड़ के जाना है, 100 करोड़ कमाए तो भी, और 1000 करोड़ कमाए तब भी। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है अगर एक आध प्लॉट, एक आध बीघा जमीन, एक आध घर, एक आध प्रॉपर्टी कम ज्यादा भी हुई तो कौन सा फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है अगर 100 करोड़ की जगह 90 करोड़ भी छोड़ गए, लेकिन बाकी 10 करोड़ में आपने अपनी जिंदगी जी ली, तो आप प्राउड के साथ जाओगे, हाँ मैं अपनी जिंदगी जी के आया हूं। ये मौका देती है सेप्स ऑफ आपको, और यहां पर नॉर्मल साधारण लोगों के जीवन में ये परिवर्तन देखने का मौका मिलता है। लास्ट रेंज कौन सी इसकी? ये है। पांचों हमारी पावर्स ग्रेट डायरेक्टर्स को धन्यवाद देता हूं ऐसी कंपनी को बनाने के लिए। हमारे ग्रेट गाइड, कोच, मेंटर्स को धन्यवाद देता हूं अच्छी संगति देने के लिए और हमेशा प्रेरणा देने का काम करते हैं। एक व्यक्ति जो किसी को प्रेरित कर सकता है पॉजिटिव काम के लिए, अच्छे काम के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए, जीवन को बनाने के लिए, उससे बड़ा कोई पुण्यात्मा दुनिया में नहीं हो सकता जो दूसरों को प्रेरणा देने का काम करता है। और हमारे ग्रेट मेंटर्स ने हमेशा प्रेरणा देने का काम किया, और आज पूरे भारत में जो लीडरशिप काम कर रही है, इन्हीं के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के हीरो ऑफ द डे हमारे टाइगर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं डायमंडशिप अचीव करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आज ये डायमंडशिप का मुकुट ये टाइगर को पहनाया गया, तो यही मुकुट आने वाले समय में, म्यूजिक बजा दो, यही आने वाले समय में ये बैठे हुए 2000 लोगों को भी अपने हाथों से हम पहनाना चाहते हैं। सही है? तो कितने लोग कमिटमेंट करते हैं गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए हम पहन के रहेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से बढ़िया रहेगा। कितने लोग चाहते हैं एक दिन हमारे जीवन में वो दिन आएगा? तैयार है? देख लेना 10-15 लोगों ने मना कर दी, बोला हम तुम ना बन पाओगे डायमंड, तो मेरी बात भूल जाओगे। सुनो, मैं माइक पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि आप डायमंड बन सकते हो, मैं खुद बना हुआ हूं, फिर भी मेरी बात भूल जाओगे। और जिन्होंने ABCD भी नहीं आती इसकी, उनकी मान लेते हो। 10 मना कर देंगे, उनकी बात मान लेते हैं। तो उस समय पर ध्यान रखना है, डटे रहना है और धैर्य रखना है और खुद को आजमाना है कि आपके लहू में वो दूध लहू बन के दौड़ता है रगों में, जो माँ ने पिलाया है वह किसी और की माँ ने पिलाया था, वह आपकी ने भी पिलाया है। और उसमें अभी हमारे टाइगर ने बोली उसमें कोई मिलावट नहीं है, वह उसको प्रूव करना, खुद को भी कभी आजमाना चाहिए। हम दूसरों को तो बहुत आजमाते हैं। हेलो, कितने लोग बोलते हैं अपन बनेंगे? मैं ध्यान से देख रहा हूं क्योंकि सब जगह देखता हूं। बन के दिखाएंगे सभी लोग। ये टीम 2023 आपका है। 2023 में जलवा होने वाला है इस टीम का, पूरा हिंदुस्तान देखेगा जलवा इस टीम का। 2023 आपके लिए है, आपके लिए 2023। इस टीम के ऊपर भी गर्व करता हूं। ये टीम खास तौर पर शुरुआत से जिम्मेदारी लेने वाली टीम, शुरुआत से अपने अपलायनों की रिस्पेक्ट करने वाली टीम, सिंगल माइंड अप्रोच पे काम करने वाली टीम और इतिहास बनाने वाली टीम है। इस टीम के ऊपर मैं भरोसा करता हूं, प्राउड फील करता हूं। इस टीम में सबसे पहले इस टीम के कोच सत्येंद्र प्रसाद जी, और आज यहाँ पर मैडम भी मौजूद हैं, सुनीता मैडम। दोनों की जोड़ी बहुत शानदार है। पहले दिन से जितना क्रेडिट सत्येंद्र प्रसाद जी को जाता है इस सफलता के लिए, उतना ही क्रेडिट सुनीता मैडम को भी जाता है। और उन्होंने पूरा कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके सत्येंद्र प्रसाद जी का पूरा सहयोग किया है और खुला छोड़ दिया, जाओ मेरे शेर, डायमंड बन के दिखाओ, मैं साथ में हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो जितनी भी हमारे यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि एक दिन मन से आपका भी नाम आना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ हमको भी मुकुट पहना दो, हम भी आ गए, लो डायमंड वाले दिन सब समझ जाते हैं ये चुपचाप मुकुट पहनने आई है और कुछ नहीं है। हम क्या बताएं, बहुत खराब थे ये, घर पे लेट आते थे, हम खूब झगड़ते थे इनसे। घर पे लेट आते थे, हमको फोन नहीं उठाते थे, वो इनसे बात करते रहते चुपके चुपके, हमको खूब डांट मारते थे, खूब झगड़ते थे, वो खाना नहीं देते थे।
लास्ट में आगे बता रहे हो। इनसे कितने बच पाते हैं बेचारे, लाखों में एक आध बच पाता है, बाकी वैसे ध्वस्त हो जाते हैं बेचारे। इसमें कौन बड़ी महारत की बात है? क्योंकि भाई गाड़ी तो दोनों पहियों से चलेगी। जितना क्रेडिट उसको जाता है, जितनी मेहनत वो करता है, उतना भी हमें भी करना है बराबर। इसीलिए मुकुट दोनों को पहनाया जाता है। और समझ लेना, सिर्फ ये नहीं है कि आए उसी दिन चुपके से, रिकॉग्निशन कब है जल्दी बता दो मुझे, उसी दिन नहीं, पूरा सपोर्ट करना है पूरा। हेलो, हाँ। और एक बात और है, महिलाओं को अगर याद दिला दिया जाए तो महिलाओं को परमात्मा ने ना एक्स्ट्रा क्वालिटी देके भेजा है। महिलाएं घर को संभाल सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, घर वालों को संभाल सकती हैं, और घर वाले को भी संभाल सकती हैं, और दुनिया को संभाल सकती हैं। अपनी पे आ जाएं तो बहुत पावर है, बहुत ताकत रहती है। ये इसके बस की बात नहीं है बेचारे की, ये ना कर पाएगा। लेकिन कई सारे डायमंड हमारे इसीलिए नहीं बन पाते, घर से सहयोग नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे डायमंड अभी हमारे 500 नहीं 5000 डायमंड होते, ऐसे ही घुस गए, डैमेज हो गए। इसका ध्यान रखना है। लेकिन शेरों को भी बताना चाहता हूं, शेरनियों को कैसे हैंडल करना है ये तो सीख लो, है ना। ये भी सीखना है, तो ध्यान रखना है बिजनेस की पावर का। और हैंडल करने की जरूरत नहीं है, संग में चलो, हर प्रोग्राम में साथ में रहोगे, सारी बातें बता के रखोगे। उल्टे पुल्टे काम करोगे तो डांट मारेगी ना मैडम। चुपके चुपके फोन पर करता रहता, कोई समझ जाएगा किसी मजनू लैला से तो नहीं कर रहा बात। अरे दाड़ के बात कर, क्या चिंता की बात है, बता के करो। बहुत सारे लोग डैमेज हो जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बिजनेस बहुत पावरफुल है। सत्येंद्र प्रसाद जी ने शुरुआत से कपल लेवल पे काम किया, और आप देखो कई लोग तो मेरी एनिवर्सरी पे अगर मौजूद ना रहे तो उसकी सामत आ जाएगी, हैप्पी बर्थडे, अगर उसे याद ना रहे मैडम का, बोले आज बताओ कौन सी डेट है, तो बोले आज तो मंगलवार है, आज ये बकवास कर रहा है, तेरे को अपने जानू का बर्थडे भी याद नहीं रहता है, कैसा आदमी है। तो इसी पे झगड़ा हो जाएगा। लेकिन सत्येंद्र प्रसाद जी करवा चौथ पे भी घर नहीं आ पाए कई बार तो, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। बोले करवा चौथ पे भी रहते के क्या कर लेते आप, वो टीका वटाका लगाना आपको लगाती, फोटो पे लगा दे रही हूं, माल कमा के लाओ असली वाली तब बनेगी बढ़िया। तो ज्यादा दिक्कत नहीं आने दी। बच्चे छोटे छोटे थे, राकेश और बिटिया भी थी, वो छोटे छोटे थे। जब बिजनेस करने के लिए जाते थे, आप बिजनेस में ज्वाइन होती तो डायमंड बन नहीं जाओगे। परेशानी दिक्कत परेशानी सबको आती है कि नहीं आती है, और आनी भी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताओ सच बताओ। मेरे जो युवा भाई बैठे हुए हैं, जितने भाई लोग बैठे हैं, आप बताओ दिक्कत परेशानी जो है वो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। उसके बिना कोई मोल नहीं होता उस चीज का, पता है। सक्सेस का कोई मोल नहीं है जब तक उसमें संघर्ष नहीं है। बिना संघर्ष के वो सक्सेस कहलाती नहीं है। तो तपिश के बाद मजा आता है, सोना ज्वेलरी में कन्वर्ट होता है, मजा तब आता है। तो आप सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज एमराल्ड जिस भी लेवल पर हैं, तो जो बिजनेस व्यापार डेवलप करने के लिए छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने होते हैं, तब स्टोरी आपकी हिट बनती है। तब स्टोरी हिट होती है, तब दुनिया जय जयकार करती है। दुनिया जय जयकार कब करती है, तो वाह रे वाह टाइगर, जो मैं नहीं कर पाया वो आपने कर दिया। जो दूसरों से थोड़ा ज्यादा करके दिखा दो वो आपकी जय जयकार करते हैं। और इसी क्रम में राकेश प्रसाद जी, अभी आप बताओ, बाप डायमंड बन गए, पैसा घर में खूब सारा है, गाड़ी आ गई, तो बच्चे पागल हो जाते हैं नहीं हो जाते हैं, बताओ। सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं हैं, जो मांगो हाजिर, फोन मांगो फोन हाजिर, कार मांगो कार हाजिर, घर पक्का हो गया, सब सुविधाएं, देश विदेश पैसा, पागल हो जाते हैं, ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन राकेश जी ने शुरुआत से डे वन से अपनी जिम्मेदारी को समझा और बिजनेस में कंट्रीब्यूशन देने के लिए बोला, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद जी के बेटे हैं राकेश जी इसलिए जाना जाए, मेरे को भी इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पे जाना चाहिए। मैं पूरा कंट्रीब्यूशन दूंगा जो मैं कर सकता हूं। और उन्होंने जब से जिम्मेदारी संभाली तब से सत्येंद्र प्रसाद जी का राइट हैंड बन के दिखाया, बहुत दमदार काम कर खड़ा करके दिखाया। तो राकेश जी के लिए तालियां होनी चाहिए, शाबाश। अजय पंडित जी
अजय पंडित जी भी इसी घर में भतीजे थे, लेकिन शुरुआत में दिक्कतें आई। लेकिन सत्येंद्र प्रसाद जी ने बोला कि बिजनेस की ABCD तो मैं सिखाऊंगा, सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन तुम बोलो फर फर कार ला के दे दूं, कभी ना आएगी। ना कार आ दूंगा, ना कार का पेट्रोल दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेस के लिए जो चाहिए वो मैं दूंगा, ठीक है। और डे 1 से काम करने के लिए प्रेरणा दी, और इस बिजनेस में अजय पंडित जी ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाया। आप देखेंगे रॉयल ड्रीम यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप मुकाम को हासिल करके दिखाया। क्रब में किसी MBBS डॉक्टर जितना IQ नहीं है, चलेगा। आपके पास बहुत डिग्री नहीं है, चलेगा। आप बहुत पैसे वाले नहीं हो, चलेगा। अंग्रेजी बोलना नहीं आती, चलेगा। शहर में नहीं रहते, चलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुख सुविधाएं साधन नहीं है, चलेगा। बस एक चीज जरूरी है, दमदारी। यस, मैं करना चाहता हूं। अगर ये आपके पास है तो ये मंच आपका है, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। डायमंडशिप का ताज आपके मस्तक पे एक दिन जरूर विराजेगा। कितने लोग बोलते हैं सर मेहनत और दमदारी तो हमारे अंदर खून में है? कितने लोग बोलते हैं, एक बार पकड़े होके बताइए। कितने लोग बोलते हैं ये तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी है? बहुत बढ़िया।